बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा। सब नाज़रीन, आज दोपहर 2 बजे तोशा खानम रेफरेंस जो है उसका केस का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान समेत दीगर फ़रक़ैन को जो है नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताऊँ, इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च के जो चर्चे हैं वो भी काफ़ी उरूज पर है। जिस तरह से कभी वो डेट टाइम मतलब डेट और जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि वो कब होगा, अभी तक ये सब चीज़ें सस्पेंस में रखी हुई हैं। अचानक की लॉन्ग मार्च की जो एंट्री होगी वो सामने आएगी। लेकिन इससे पहले जो कराची के जो सिंध के मिनिस्टर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला ये तो चलता हुआ आ ही रहा है, लेकिन मेरा मशवरा खान साहब को ये है कि लॉन्ग मार्च में आप अपने घर की बहन, बेटियों, बेगमात और भाइयों को सबको लेकर आए तो फिर यहाँ की आवाम निकल के आपके लॉन्ग मार्च में शरीक होगी। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है PTI से इसरार अब्बासी साहब, खुशामदीद कहूँगी। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ भी मौजूद है। मैं आपसे भी आपका इसमें ग्रामी आप प्लीज़ बता दीजिए। आदिल फारूकी साहब आप कैसे हैं? ठीक है जी। इसरार साहब क्या कहेंगे? पहले तो हम PTI से ही जो खान साहब के जो आजकल वो मतलब मीडिया में न्यूज़ के काफ़ी चर्चे उनके हो रहे हैं, क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा। बेसिकली जो आपने इंट्रो में कहा कि आज तोशा खाना केस और ये सारी चीज़ें हैं, देखें हम डे वन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है और इलेक्शन कमीशन की ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न्स के ऊपर जो है वो, हाँ इलेक्शन कमीशन में अगर हम नॉमिनेशन पेपर्स में, अगर कोई मेरे साथ अदील मेरा भाई बैठा है, वकील है और ये कानूनी नुक्ता नज़र से भी इसको बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये सिर्फ इलेक्शन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको देखती है। टैक्स रिटर्न्स के अंदर अगर चीज़ मेंशन नहीं है, वो टैक्स रिटर्न्स आप भी फाइल करते हैं, हम भी फाइल करते हैं, एक साल नहीं होता है, दूसरे साल उसमें एडजस्ट हो जाता है। जहाँ तक खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में हर जमात जो है, पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातें एक तरफ है और दूसरी तरफ खान साहब हैं, तो अवाम में जो पजीराई है, और मैं समझता हूँ कि ये वो अवामिल हैं जो पिछले हमारी गवर्नमेंट के दौर में हमें हमारे साथी सिलेक्टेड कहते थे, आज ये सिलेक्टेड एंड पिक्टेड है। अच्छा। तो ये उनकी मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहते थे कि जी ये अवाम ने इनको सिलेक्ट नहीं, तो अगर अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया था तो अवाम आज उनके साथ क्यों खड़ी है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट जाए और उसके साथ अवाम खड़ी हो। ये आपने भी इतना सियासत को कवर किया है, इतना आपने जर्नलिज्म में वक्त गुजारा है, तो ये पहली दफ़ा हुआ है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम में अवेयरनेस आ गई है और अब लोग समझते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के दौर में महंगाई मार्च किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया था, तो उस वक्त भी अवाम ने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त भी वो समझते थे कि महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, बल्कि वो पिछली पॉलिसीज थी जिसकी वजह से महंगाई हुई थी। और महंगाई के नाम पर आने वालों ने गुज़िश्ता 6 माह में जो महंगाई की है वो गुज़िश्ता 4 सालों में भी नहीं थी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात कही गई है कि खान साहब की जो दौर हुकूमत थी उसमें जितने ज़्यादा कर्जे लिए गए, जितनी ज़्यादा महंगाई का रेशो खान साहब की हुकूमत में रहा है, उससे पहले मतलब 70 साल में जब से पाकिस्तान बना है इतना महंगाई उरूज पर नहीं थी। देखें, नहीं महंगाई का मैं आपको कह तो रहा हूँ कि हमने जब गवर्नमेंट अप्रैल में छोड़ी और आज अक्टूबर में, इन 6 माह में आप किसी एक चीज़ को ले लें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हमारे दौर में अगर हमने फ्यूल 150 रुपया था तो आज 250 से फिर 230-35 तक चला गया। इवन आप देखें बाकी हम पेट्रोल तो कहते हैं ना कि बाहर की कमोडिटीज हैं, ये कुछ है, आप दूध की प्राइसेस देख लें, 60 रुपया, मतलब इस 6 माह में 60 रुपया आपके दूध के ऊपर लीटर के ऊपर बढ़ा। लेकिन अब तो इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया गया है और जो लिया गया है, देखें जो सूबाई गवर्नमेंट बहुत माजरत के साथ जब भी उनकी मनमानी होती है वो कीमतें बढ़ा देते हैं, कमिश्नर साहब नोटिफिकेशन करते हैं कि ये कीमत है और उस कीमत पे दूध फरोख्त नहीं होता। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? चंद लोगों को जुर्माने किए गए। अब जब वो जुर्माने किए जाते हैं, वो जुर्माने भी अवाम की जेब से पैसे निकाल के वो भर देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? सर, लेकिन इसरार सर यहाँ से इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी, आपकी बात हो सकता है अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन जो हुकूमत की एक जो रेट लिस्ट होती है, जो रेट वो कोट करती है दुकानदारों को,
یہ تو دکانداروں کا کام ہے کہ وہ کیوں منافع اس میں کما رہے ہیں، جبکہ 120 روپے فی لیٹر جو ہے دودھ کی قیمت تھی، اور یہاں پہ وہ 200 روپے اگر وہ کرے تو اس میں حکومت کا مطلب چیک اینڈ بیلنس میں آپ کے اتفاق کروں گی، چیک اینڈ بیلنس ان کو رکھنا چاہیے، لیکن یہ حکومت کا نہیں ہے کہ حکومت ان کو یہ ریٹس دیتی ہے کہ آپ یہ بیچیں اس پہ. نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں حکومت نے جو نرخ مقرر کر دیے اوکے، اس کے اوپر عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. عادل صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی. یقیناً مہنگائی ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ملکی حالات، جب کولیشن گورنمنٹ آئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی، اور الحمدللہ آج وہ حالات نہیں ہیں. باوجود اس کے کہ ملک میں آپ دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، اور جو ہمارے جو اکانومی کے حوالے سے جو مسائل تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کرنی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری جو مشکلات تھی. اب ظاہر ہے ایک رات میں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، نہ یہ ایک رات میں برباد ہوتی ہیں، نہ ایک رات میں یہ صحیح ہو سکتی ہیں. بہرحال اس پہ ہم اپنی تمام تر جو وسائل بروئے کار لاتے ہوئے، جو ہمارے پاس محدود وسائل کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں بہتر اس کو ڈیلیور کرنے کی. اور جہاں کمی کوتاہی ہے، جہاں بہتری کی گنجائش ہے، میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل 100% چیزیں ساری ٹھیک ہیں، مگر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. میں بھی کافی ٹائم سے یہ چیز سنتی بھی آ رہی ہوں، دیکھیں آپ بہتری کی دیکھیں طرف نا، جائیں گے، جب بہتر جن ہوگا، حالات لیکن ابھی تک بہتر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں، جن حالات میں آپ دیکھیں نا ہم نے حکومت کو سنبھالا ہے اس وقت، یا جن حالات میں ہمیں حکومت ملی ہے وہ ایسے حالات نہیں تھے، ایسے سازگار حالات نہیں تھے. آئی ایم ایف آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. باقی جو آپ اپنی اکانومی کی صورتحال دیکھیں وہ اس طرح نہیں تھی کہ جو ایک ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست چھوڑ کے گئے حکومت کے، جی ہم آگے اس کو اس طرح لے کر چلتے. بہرحال چھوڑ کے گئے، مشکلات چھڑوایا ہیں. گیا. نہیں، یہ تو دیکھیں چھوڑ کے گئے یا چھڑوایا گیا، یہ تو خود کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اچھا، اور ہم تو بڑی سٹرونگ حکومت ہے اور سارے فیصلے ہم خود کر لیں. پھر اس کے بعد خود ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. حالانکہ ہم ڈے 1 سے جب یہ آئے تھے ہم یہی کہتے تھے کہ آئی نہیں ہے، ان کو لایا گیا ہے، اور یہ اس وقت مانتے نہیں تھے. جب ہم کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے، یہ اس وقت مانتے نہیں اچھا تھے. لایا گیا ہے اور چھوڑ کے چلے بھی گئے. یہ سلیکٹڈ کے ساتھ فکٹڈ بھی ہو گئے نا. دیکھیں نا، اب آپ مجھے بتائیں نا اس میں سے کون سی بات درست ہے. چلیں فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے ان کی بات ہی، آپ کی بات مان لیں کہ ان کو مطلب ہے چھڑوایا گیا ہے، تو جو لے کر آئے تھے انہوں نے ہی چھڑوایا، پھر یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اگر ایسی بات ہے ہم تو کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ 2018 میں چوری کر کے، ایک فیبریکیٹڈ الیکشن کر کے، ایک انجینئرڈ الیکشن کر کے، اس کے تحت جو ہے وہ یہاں سے ان کو کچھ سیٹیں دلائی گی، وہ آپ کو نظر آ گیا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ واپس ہو رہی ہیں. مزید الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. عوام جو ہے سب کو دیکھ رہی ہے. سب سے بہتر جو جج ہے وہ عوام ہے. اور جمہوریت میں ہم اسی لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جمہوریت بہتر انتقام ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو حالیہ بتاؤں کہ جب ان کے ہی صدر پاکستان جناب اسحاق ڈار صاحب سے حلف لے رہے تھے، تو یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. بالکل. تو آپ کے سامنے ساری چیزیں، کچھ چیزیں یہ اس وقت نہیں مان رہے تھے، آج مان رہے ہیں. کل یہ 2 4 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد مثلاً کیا چیزیں مانی ہیں؟ کیا چیزیں مانی؟ دیکھیں ہم ان کو کہہ رہے تھے اس وقت کہ آپ اتنا آگے نہ جائیں، ٹھیک ہے، آپ وہ کام کریں. زرداری صاحب نے بارہا ان کو کہا کہ آپ ہم پہ کیسز بنا رہے ہیں، آپ ہمیں جو ہے احتساب کے نام پر جو ہے وکٹمائز کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنا کریں جتنا خود برداشت کر سکے. حالانکہ پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست پہ کسی بھی صورت میں یقین نہیں رکھتی. ہم یہ بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کریں. صرف سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ان پر مقدمات آپ قائم کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو جو ہے وہ ان کی پوری کی پوری فیملیز، لیڈیز، بچے، کوئی مطلب ہے آپ جو ہے نا وہ نہ رکھیں. ایک جو ہوتی ہے انتقام کی سیاست، اب بھی آپ نے جیسے کہا، سیاست کے اندر ایک رواداری ہوتی ہے، سیاست کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ درست ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو کوئی کرپٹ ہے یا کسی کا کوئی جینون کیس ہے اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اکراس دی بورڈ آپ کارروائی کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ
نیب جو ہے وہ ان کے دور میں کے پی کے میں سوئی رہے، سندھ میں کارروائیاں ہوں، باقی صوبوں میں کارروائیاں ہوں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم احتساب کر رہے تھے، اور پھر دیکھیں نا کوئی ایک کیس بھی ہے وہ پروو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سار صاحب کیا کہیں گے آپ؟ عدیل صاحب کی پوری گفتگو سنی آپ نے. بہت سی جی چیزیں کی ہیں اور مجھے ون بائی ون تھوڑا سا اس کا موقع دیں. پہلے بات تو انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے لایا انہوں نے ان کو ہٹایا، تو اس کا مطلب تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب ان کو لایا گیا ہے. نہیں آپ نے خود کہا نا، دیکھیے میری بات نہیں، میں نے تحمل صاحب کی باتیں سنی، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. میں آپ کو صرف پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات سمپل سی اتنی ہے کہ پہلے تو یہ بات کریں ہمیں حکومت ملی. بھائی آپ کو تو سب چیزوں کا پتہ تھا، آپ نے تو حکومت لی، اور پھر فارن ریزروز 22 ارب ڈالر کے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی گورنمنٹ نہیں چھوڑ کے گئی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی. آپ نے ان فارن ریزروز کو 6 ماہ کے اندر تقریباً 14 سے 15 ارب ضائع کر دیا. یہ آپ کی قابلیت تھی، یہ آپ بڑی کمپٹنٹ، اور میں صرف پیپلز پارٹی کو نہیں کہتا کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے تو بڑی زبردست وزارتیں پک کی ہیں اور مزے لے رہے ہیں، اصل برڈن جو ہے وہ نون لیگ پر ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ، دوسری بات انہوں نے کہا جی فیبریکیٹڈ مینڈیٹ، 2 سیٹوں پہ الیکشن جو ہے، ایک پہ یہ جیتے ہیں، جنون طریقے سے جیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ملتان میں ہم نے کوئی ان پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ملتان کا جو الیکشن تھا، اگر 18 کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں، ہم 7,000 کے مارجن سے جیتے تھے پیپلز پارٹی سے، اور تیسرے نمبر پہ جو تھا وہ 64,000 مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا. تو اگر وہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو کے انہوں نے 1.5 لاکھ سے لاکھ ووٹ لے لیا تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس وقت کسی میں اتنی سیاسی سکت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اکیلے مقابلہ کر سکے. آپ نے کراچی میں دیکھا 245 کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا کھڑا کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کی حمایت کی. اسی طرح کورنگی میں پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ایم کیو ایم کی حمایت کی. تو یہ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ اگر عوام کے اوپر ان کو اتنا اعتماد ہے اور اپنی پرفارمنس پہ اتنا اعتماد ہے، 3 دفعہ بلدیاتی الیکشن سے کیوں بھاگی ہے پیپلز پارٹی؟ آتی نا عوام کی عدالت میں فیصلہ کرتی، پتا چلتا کہ یہ کتنے مقبول ہے اور پی ٹی آئی کتنی مقبول ہے. اچھا پی ٹی آئی چاہتی ہے بلدیاتی الیکشن؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہم تو، میں آپ کے بار بار پروگراموں میں پھر حوالہ دیتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک پیپلز پارٹی کی 15 سال سے صوبائی گورنمنٹ ہے، لیکن کراچی کے مسائل کا حل صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کے بجائے ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے جو اس شہر کو، اس کے سارے مسائل کو حل کر سکے، اور ایک پاورفل لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے. تو لوکل باڈی جب تک نہیں ہوں گے آپ کے عوام کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوں گے، چاہے یہ صوبائی حکومت میں بیٹھے رہیں یا فیڈرل حکومت میں بیٹھے رہیں، کچھ فرق نہیں پڑنا. اچھا ایم کیو ایم بھی نہیں چاہ رہی ہے بلدیاتی الیکشن ہو، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی ہے، کیوں نہیں چاہ رہے؟ وہ اس لیے نہیں چاہ رہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو شکست تو نہیں ہے، اس لیے ایم کیو ایم کے آپ بائی الیکشنز دیکھ لیں نا، سارے بائی الیکشن، ایک بائی الیکشن وہ جو جیتے لاڈی میں، وہاں مقابلے میں نہیں تھے اور 8,500 ووٹ پہ وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت گئے. وہ ایم کیو ایم جو 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ ووٹ لیا کرتی تھی تو وہ کس طرح لیا کرتی تھی. تو آج میں پھر کہہ رہا ہوں، آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ مل کے مقابلہ کس کا کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کا کر رہی ہیں. اس لیے ان کو پتا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک اور بات مجھے کی بتا دوں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ملا کے کینڈیڈیٹ اتنے نہیں بنتے بلدیات میں جتنے ہمارے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یو سی وائز کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے. پھر یہ بھاگتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کی جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز بھی کر لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کو ہٹ، انہوں نے ٹاؤن اپنی مرضی کے بنا لیے. یوسیوں کا، آپ یوسیوں کی جو کٹنگ ہے نا، وہ اگر آپ ایک پروگرام رکھیں تو میں اس پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر طریقے سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کو یہ خوف ہے کہ عوامی ووٹ ان کے خلاف پڑے گا اور یہ اس وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور ایم کیو ایم ان کی الائی ہے اس وقت، تو اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ مل کے ابھی جو بائی الیکشن میں حال ہوا ہے ان کا، تو یہ کیسے بلدیاتی الیکشن جائیں گے. ٹھیک ہے جی عدیل صاحب، یہ مطلب پی ٹی آئی جو ہے بہت بڑا اس پہ چیلنج بھی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیے کہ بلدیات میں سے مطلب دور جانے کی وجہ کیا، الیکشن نہ کرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس مضبوط کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، اور جو ابھی بائی الیکشن میں جو سچویشن ہوئی وہ بھی سر صاحب نے پوری آپ کے سامنے بتائی کہ کیا کس طرح سے جو ہے پیپلز پارٹی نے وہاں سے سیٹ نکالی ہے اور پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن تھی. جی دیکھیں 1 بائی 1 میں آ جاتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا جی کہ ساری پی ڈی ایم مل کے جو ہے خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں اور 6 سیٹوں سے وہ جیت گئے، تو پیپلز پارٹی تو واحد جماعت ہے جس نے ملتان کے اندر ان کو، ان کے وائس چیئرمین کو اور پارٹی کے جو چیئرمین ہیں
यहाँ कराची में उनको शिकस्त दी। हकीम बलोच साहब यहाँ से जीते, वहाँ से अली मूसा ने देखा आप कितने बड़े मार्जिन से इनको शिकस्त दी। रही बात अगर ये कह रहे हैं कि बलदियाती अच्छा, हकीम बलोच साहब ने दोबारा तो चैलेंज भी किया है, दोबारा चैलेंज किया कि अगर जो है पीटीआई इसके लिए दोबारा जो है वो चाहती है इलेक्शन कराना, तो मैं दोबारा चैलेंज करता हूँ, मैं इधर से सीट निकाल के दिखाऊंगा। मैं चैलेंज इनको ये करता हूँ कि ये कल इलेक्शन करवा ले, छोड़े हमारी क़यादत को, हम एक आम सा वर्कर खड़ा करेंगे। मैं खड़ा हो जाता हूँ किसी हल्के में इमरान खान साहब के खिलाफ, जहाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखें, अब इन्होंने कुरंगी वाली बात की, वह हमारा वोट बैंक नहीं था। हम मैंडेट का एहतराम करते हैं, एमकेएम का ज़ाहिर है वोट बैंक था, और एमकेएम को तहफ़्ज़ात हैं कि चोरी करके जो है हमारी सीटें 15 इनको दी गई हैं। अच्छा, साहब आपकी मुस्कुराहट क्या बता रही है? खान साहब जीतेंगे या हारेंगे अगर दोबारा इलेक्शन हो जाता है? हैरत हो रही है भाई, लॉजिकल बात कर रहे हैं। हैरत उस वक्त भी हो रही थी कि ये सोच रहे थे कि खान साहब जो है वो कराची से ये मलीर वाला इलेक्शन भी जीत रहे हैं। वो आपने देखा होगा इमरान इस्माइल साहब जलसों में बड़ी मरीर वाले इलेक्शन का तो देखे ना आप, खुद क्या इलेक्शन कमीशन के वहाँ 3 भी तो लेटर्स इमरान खान मौजूद साहब है खड़े थे ना कि रिटर्निंग ऑफिसर खुद कह रहा है कि पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हुआ, अच्छा, ठप्पे चलें, लगे, ठीक सारा है। कुछ हुआ। आप बेकायदगी के बगैर मैं इलेक्शन कह रहा जीत हूँ, के दिखा मैं दे, कह रहा हूँ एक लम्हे आपने के मुल्तान में नहीं किया, लिए, एक लम्हे के लिए इनकी ये बात भी मान लेते मतलब आप कहते हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हुई थी। एग्जैक्टली। देखिए इलेक्शन मैं कमीशन कह के रहा हूँ 3 लेटर्स मौजूद है ना, एक इलेक्शन लम्हे कमीशन के लिए- लिखे, हम गलत कह रहे हैं। अब मेरी अर्ज सुने ना, फिर देखें जितना टाइम हकीम बलोच साहब ने उनका चैलेंज सही है, वो नहीं, कहते हैं कि अगर जितना- जाती है पीटीआई तो मैं दोबारा से यहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ जितना इलेक्शन। टाइम इनको मिला आप मुझे भी देना, मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। ठीक है जी, देखें जी मेरी बात। आदिल साहब, अगर इनको तहफ़्ज़ात हैं कि मलीर वाले इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो उसके ऊपर जो है ये गए हुए हैं कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। इस तरह तो बलोर साहब भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन इन्होंने पेशावर से जीता है वो सारी इनकी सूबाई हुकूमत जो है उसमें मुलविस थी। केपीके के अंदर बहुत सारे ज़ाहिर है इनकी वहाँ सूबाई हुकूमत है। हम तो इस बात को कह ही नहीं रहे, यहाँ 10,000 के मार्जिन से इनके चेयरमैन आ रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे थे कि कराची को हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कि ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भाग रही है, या आपने बात की भाग रही है। आप मुझे एक कोई एप्लीकेशन बता दें जो कोर्ट में हमने दी हो इलेक्शन के डिले के लिए। ये कोर्ट गए, एमकेएम गई, जमात इस्लामी गई, सुना ना मेरी बात। अभी हम ये बात अभी भी कह रहे हैं कि कल हमें फेडरल गवर्नमेंट 15,000 की नफरी जो डिमांड की है इन्होंने दे, क्योंकि ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता है यहाँ 70% सिंध डूबा हुआ है इस वक्त, क्या सूरत हाल है वहाँ, मतलब हमें सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ कराची की और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, मुल्की हालात ऐसे हैं जैसे आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त किन हालात से गुजर रही है। उसके बावजूद हमने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर हमें सिक्योरिटी वो दें, देखिए सिक्योरिटी देना भी तो हमारा काम है ना। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आदिल साहब आपने ये जो अल्फाज अदा किए कि जिस तरह से अभी सिचुएशन है, आप लोगों को आवाम की फिक्र है। इसी तरह से अगर हमारे बाला अफसरान जो है आवाम के लिए सोच ले तो ये स्ट्रीट क्राइम, ये दूध की कीमतें आसमानों तक पहुँचना है, तो ये सारी सिचुएशन नहीं होती। इस हवाले से अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से भी जानेंगे। ये जो दूध की कीमतें हैं 120 रुपये फी लीटर जो है, गवर्नमेंट ने ये रेट जो है शॉपकीपर जो दुकानदार है उनको कहा है, गवर्नमेंट ने ये रेट्स फिक्स किए हैं कि 120 रुपये फी लीटर जो है ये आवाम को दूध दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए 200-225 रुपये जो है कहीं दूध बिक रहा है। ये चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? प्योर दूध नहीं है, इसमें भी मिलावट है। कमिश्नर कराची कहाँ पर है? जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इस हवाले से जो है हम इमरान मीज़ान से जानते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल निदा, मैं आपको बताऊं कि दूध फरोशियों की जो है मनमानियां एक बार फिर उरूज पे पहुंच गई है, आवाम को परेशानी में डाल दिया है। कराची में जो है दूध के सरकारी रेट जो है निदा वो 120 रुपए जो है मुकर्रर की गई थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक पहले 100 रुपए थी तो दूध 120 रुपए में बेचा जा रहा था, फिर अब 120 रुपए रखी गई है, तो अब कीमत जो है 180 से डायरेक्ट 200 रुपए डबल कीमत जो है वो दूध की कीमत जो है बेची जा रही है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार ने, सिंध हुकूमत ने डंडा तो उठा लिया है दूध फरोशियों के खिलाफ, लेकिन इसमें ज्यादा अमल दरामद जो मैं कहूंगा कि ना नहीं हो रहा है, जो एक्शन नहीं हो रहा है। 35 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं, जबकि कराची में अगर हम देखें तो कराची में तकरीबन दूध की दुकानें लाखों के करीब है और सिर्फ 35 दुकानें जो है सील की गई हैं और 17 अफराद जो है गिरफ्तार किए गए। दूध निदा अभी भी जो है मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पे मनमानियां दूध फरोशों की चल रही है। 200 रुपए बकायदा, इनमें इतना डर खौफ
बिल्कुल हट गया है कि हमारे शॉपों पे छापा भी पड़ेगा। निदा, इन्होंने दुकानों के ऊपर बैनर लगा के बेच रहे हैं 200 रुपए फी लीटर। तो और इमरान, दही ये जो क्यों है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जब मतलब दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद ये तो बुनियादी ज़रूरत है, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये बुनियादी ज़रूरत है। उसके बावजूद जब इस तरह की सहूलियात से आवाम को महरूम रखा जाएगा, ये तो हर घर की ज़रूरत है, क्यों ये दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं? इनके पीछे कौन इनको शायद दे रहा है? जी निदा देखें, दूध एक ऐसी चीज है कि जो गरीब तबका होता है, जो कि मेहनत कश मजदूर तबका, जो 18,000 रुपए जो कमाता है, आमदनी होती है उसकी महीने की, लेकिन वो अपने बच्चों को जो है वो दूध से गुजारा कर रहा था। खुद भूखा रहता है लेकिन उसके बच्चे जो है वो दूध पीते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि दूध फरोशों ने जो है गरीब बच्चों के दूध पी वो भी खत्म कर दिया कि बच्चे दूध ना पिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शर्जील इनाम मेमन जो है वज़ीर इत्तलात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने उन एक्शन ले लिया, हमने इतने उठा लिए, हमने इतनी दुकानें सील कर दी, लेकिन अभी भी निदा, अभी भी दुकानों के ऊपर जो है बैनर आमेजा है 200 रुपए किलो दूध और दही जो है 300 प्लस हो गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। डीसी साहब से हमने राब्ता करने की कोशिश की है तो डीसी साहब फोन नहीं उठा रहे, इतना वो है कि ये फोन ही नहीं उठा रहे। तो आप बताएं, आप तो ये आम आदमी को कैसे रिलीफ देंगे, अपने कमरे से कैसे बाहर निकलेंगे जब वो फोन ही नहीं उठा रहे? तो कैसे ये लोगों के ऊपर चालान करेंगे कि अभी भी जो कीमतें हैं 200 रुपए तक मिल रही है दूध। जी निदा, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मीज़ान अदील साहब, आपने पूरी रिपोर्ट देखी भी, और इमरान मीज़ान जो उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, हमारे नुमाइंदे जो उन्होंने अभी सिचुएशन बताई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो दुकानदार है अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, बैनर्स बाकायदा लगे हुए हैं, कहीं 200 कहीं 280 भी दूध फी लीटर मिल रहा है। तो कोई चेक एंड बैलेंस मतलब होने के बावजूद कोई जो है मतलब अभी तक ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। देखें, इनकी बात मैंने सुनी है, उसमें इनको गिला ये है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब डिप्टी कमिश्नर के और भी काम होते हैं, वो हर किसी का अगर फ़ोन उठाना है, भाई है हमारे, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो क्यों नहीं उठाएंगे? उनका काम है आवाम के साथ कांटेक्ट में रहना, आवाम से कनेक्शन में रहना। डिप्टी कमिश्नर साहब दिन भर हर किसी का कोई भी फ़ोन आए, वो अगर मीडिया से भी गुफ्तगू करनी होती है, उसका भी एक टाइम होता है, एक मैकेनिज्म है, मीडिया वाले उनको अप्रोच करते हैं। जाहिर है मतलब कोई ये ऐसी बात नहीं है। ये जो आपकी बात है कि क्यों मनमानी कर रहे हैं ये लोग, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखो, सिंध गवर्नमेंट ने एक जो रेट लिस्ट, जो तरीका, जो मैकेनिज्म बना हुआ है एक, वो उसके मुताबिक, अब आप देखें ना, यहाँ हर गली मोहल्ले में है ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, यकीनन शिकायत होगी, इनके पास जेन्युइन होगी लोगों की, लेकिन इनके खिलाफ क्रैक डाउन भी हो रहा है, इनको पकड़ा भी जा रहा है। और ये भी आवाम को बताएं कि जो रेट लिस्ट है, जुर्माने इन्होंने आयद किए हैं, तकरीबन 225 केसेस जो है, 219 मेरे ख्याल से केसेस जो रजिस्टर्ड भी हुए हैं, 35 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद लेकिन फिर भी कोई इन पे कोई असर नहीं हो रहा है दुकानदारों पे। क्या करें, सबको उठा के हम जो है वो जेलों में डाल दें क्या? जो दूध भी महंगा, जो इस पे एक मैकेनिज्म है, कार्रवाइयाँ आप खुद बता रही हैं, जैसे इनके खिलाफ जुर्माने भी हो रहे हैं, इनको जो है पकड़ा भी जा रहा है, क्रैकडाउन और भी मजीद। देखें, जहाँ भी कानून की जो ये वायलेशन करेंगे, जो सिंध गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया हुआ है, वहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हो भी रही है, मजीद भी होगी। लेकिन बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ पॉजिटिव चीजें, जहाँ रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रहा है दूध, आज तक मीडिया ने बताया है कि वहाँ यहाँ सर कहाँ मिल रहा है? मुझे अब आज एक दुकान भी बता दिया, मैं अपने पूरे प्रोग्राम में जो है उसकी तारीफ ही करती रहूंगी कि ये हुकूमत है इस दुकानदार को पाबंद कराया हुआ है, मुझे बता दे कहाँ पर है। असल में देखें, ये तो वही आपको बताएंगे जिनका ये काम है, डिप्टी कमिश्नर होगा। क्योंकि नहीं, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। ऐसा है कि जो अच्छे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम नहीं हो, उनको भी इदराक है इस बात का, वो भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि महंगाई का दौर है, यहाँ सारी चीजें गरीब के लिए आपको पता है एक्सेस। अब दूध जो है ये हर घर की जरूरत है, हर गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को ले जाके दूध के साथ अगर रोटी 2 वक्त की उसको मैसर हो जाए, इस महंगाई के दौर में हम तो कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें यह है कि सारी चीजें जो है वो मतलब हमारे मुताबिक भी नहीं हो सकती, इसमें मुश्किलात भी है, मसाइल भी है, उनके भी मसाइल हैं। वो भी अपने जो डेयरी फार्मर्स या जो इस पूरी इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, उनके भी कुछ तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन हुकूमत कोशिश करती है कि उनके साथ भी मतलब इंटरेक्ट करे, उनको भी फैसिलिटेट करे, और ताकि जो है मार्केट के अंदर एक दुकान पे जब दूध पहुँचे तो वो भी उसके नर्ख जो है वो इतने हों कि
आम आवाम की जो है वो दस्तरस में हो। बिल्कुल ठीक है इसरार साहब। अदील साहब की गुफ्तगू पूरी आप सुन नहीं रहे हैं, और मतलब जिस तरह से उन्होंने मैंने बताया, उन्होंने खुद कहा कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है कि उन्होंने कहा कि एक जिस सिस्टम है उस सिस्टम के तहत जो है मतलब डीसी जो है मतलब इतनी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। आपने अभी पूरी सुनी उनकी गुफ्तगू भी इसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा, लेकिन बात यह है डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर साहब, ये सब लोग जो है आवाम के लिए ही हैं और उनके लिए काम करने के लिए इन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। जब चेक एंड बैलेंस प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर किस तरह से आवाम जो है अपना मतलब कहाँ मुतालबा रखेगी। बात यह है कि जिस तरह इतने चालान हो चुके हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, इतने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, दुकानें सील हो गई हैं, क्या ये मतलब एक वक्त के लिए चलान है, ये दोबारा से वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती? क्यों सिंध गवर्नमेंट जो है दूध फरोशों से ब्लैकमेल हो रही है? देखिए निदा, बहुत सिंपल सी में लॉजिक, अदील ने जो बातें की हैं उसमें काफ़ी हद तक रियलिटी भी है, काफ़ी मसाइल हैं फार्मर्स के, लेकिन उसको इंट्रैक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को वो चीज़ें करनी चाहिए कि एक तबके की वजह से पूरे शहर को जो है तकलीफ ना हो, ठीक है। और ये मसला आज से नहीं, कई अरसे से इनकी गवर्नमेंट में चल रहा है कि जो निर्ख हुकूमत इससे तय करती है उस निर्ख पे दूध फरोश वो नहीं देते। अभी जो मैं इनको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कह रहे हैं ना कार्रवाइयाँ हो रही हैं और फिर भी नहीं हो रहा, तो अपनी बेबसी का इजहार करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों लॉकडाउन की कहानी थी, कैसे 8 बजे पूरा शहर की दुकानें बंद करवा देते थे। उस पर भी तो यही गवर्नमेंट थी ना, इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना, सब कुछ बंद हो जाता था, चाय का खोखा, पान का खोखा, सब कुछ बंद हो जाता था। ठीक है। अगर आज भी विल में मेन चीज है विल, अगर आपकी नीयत है, आप करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करा, हुकूमत के पास वो पावर्स होती हैं कि वो अगर आप अपने कानून के ऊपर अमल दरामद कराना चाहे तो वो हो सकता है। ठीक है। लॉकडाउन की मिसाल मैंने आपको सिंपल सी दी कि पूरा शहर आपका बंद हो जाता था, 8 बजे 8:30 बजे का जो टाइम था उस टाइम पे बंद हो जाता, और 9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं मिलता था। तो आज दूध फरोशों, देखें आपका दूध का जो निकलने की जगह है वो मखसूस जगह है जहाँ से निकलती है। अगर हुकूमत उनके साथ निगोशिएट करे कि भाई आपकी ये सप्लाई हम नहीं जाने देंगे शहर तक, अगर देखिए लॉकडाउन के दिनों में ही मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सप्लाईज नहीं जा रही थी तो दूध 30-30 रुपए किलो भी फरोख्त किया, क्योंकि वो दूध ऐसी खराब हो रहा था, बल्कि वो वेस्ट किया गया था, क्योंकि मतलब खरीद ही नहीं थी, कई 100 मन दूध जाया किया गया। तो आज अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो इनको पाबंद करे कि जब तक आप सरकारी निर्ख पे नहीं देंगे हम आपकी दूध की सप्लाई नहीं होने देंगे। तो ऑटोमेटिकली देखें 2 दिन के अंदर अगर इनको अरबों रुपए का नुकसान फार्मर्स को होता है तो वो फिर उसके ऊपर आ जाएंगे। देखें मैं फिर कहता हूं कि आप हुकूमत वक्त को उनकी भी सुननी चाहिए, उनकी भी जायज बातें सुननी चाहिए। ये नहीं है कि वन साइड कहेंगे जी वो जालिम है या कुछ है, लेकिन उसका भी एक मैकेनिज्म है कि आप वो कहते हैं कि जी 200 रुपये होना चाहिए, आप कहते हैं 120 होना चाहिए, तो कहीं बीच में जाके 140 और 150 का ही उनकी बात सुन के, लेकिन इस तरह भी तो नहीं है जो वो चाहे वो कर ले और आप कहेंगे जी हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम जुर्माने तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो ये हुकूमत का जो है वो तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। हुकूमत इंप्लीमेंट कराने पे आए, इंप्लीमेंट करवा सकती है, लॉकडाउन की एग्जाम्पल। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची का जो अभी इस वक्त सबसे अहम मसला है महंगाई, जो कि एक आम शहरी की ज़रूरत है, बुनियादी सहूलत है दूध, और उसकी जो कीमत है वो आसमान पे पहुंच चुकी है। अभी मतलब जिस तरह से इसरार भाई भी इस हवाले से बात कर रहे थे, अदील साहब ने भी इस पर बात की है। इसरार साहब, पीटीआई जो है लॉन्ग मार्च तो महंगाई के खिलाफ कर रही है, लेकिन ये जो दूध की कीमतें इनके खिलाफ का प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? नहीं देखिए, महंगाई के खिलाफ नहीं, हम बिल्कुल क्लियर हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से माजी में करती हुई आई है, हाँ देखिए महंगाई बेसिकली अवामी इशू है, लेकिन आप उस इशू को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, जिस तरह हमारे दोस्तों ने किया। हमारी गवर्नमेंट में महंगाई के नाम पे मार्चेस किए, लेकिन आके डबल से ट्रिपल महंगाई कर दी। देखिए बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हमें समझने चाहिए। एक चीज़ तो इस शहर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैनेजमेंट है। इस शहर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा। महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है कि अगर सब्जी मंडी से एक चीज़ निकलती है उसके रेट में और जब आवाम तक पहुंचती है उसके रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। वो जो मिडिल मैन्स के किरदार हैं उसको कम करना पड़ेगा।
अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करे, इसी तरह दूध के जो बाड़े हैं वहाँ से निकल के दूध फरोशों की दुकानों तक पहुँचने और फिर कंज्यूमर तक पहुँचने में जो मिडिल मैन्स का किरदार है उसको लिमिटाइज करने के, ये सब जगह पर ये मामलात हैं। अगर हम प्रॉपरली, अदील को मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, ये बड़ा खरा आदमी और सही बात करता है कि विल होनी चाहिए। अगर आपकी विल है आप कर सकते हैं। और इस वक्त भी हमें सियासत से बालातर होकर, देखें आज इनकी गवर्नमेंट है, कल हमारी होगी, परसों की, ये सबको करना चाहिए। ये इस शहर, देखिए ये शहर आपको रेवेन्यू कमा के दे रहा है, मुल्क को कमा के दे रहा है, सूबे को कमा के दे रहा है, तो इसके अवाम के साथ आप ज्यादती क्यों कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी को बहुत माजरत के साथ प्रायोरिटीज में कराची को रखना चाहिए, जो शायद अभी बहुत अच्छी बात की दिल ने कि माना कि हमारा वहाँ मैंडेट नहीं था। भाई अगर आपका मैंडेट नहीं था बढ़ाएं। आप 15 साल से एक सूबे में गवर्नमेंट कर रहे हैं तो लोग तो आपकी तरफ आने चाहिए, ना कि आपसे दूर हों। तो इनकी पीपल्स पार्टी की प्लानिंग को प्रायोरिटी पे कराची के मसाइल को एड्रेस करना चाहिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत आसान है उनको तरीका हैंडल करना, कि अगर आप एक चीज़ सब्जी मंडी से चलती है और आम दुकान तक आती है, उसके बीच में जितने मिडलमैन से उनका किरदार आप महदूद कर दें, आपकी प्राइसेस ऑटोमेटिक। आपको याद होगा कि फल फरोशों का एक चला था तो 3 दिन बायकॉट हुआ था तो सारे फल की कीमत वापस आ गई थी। तो इसमें अवाम का भी बड़ा मैं समझता हूँ, अवाम भी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि कराची के अवाम के आप एड्रेस करती हैं और कराची की जो व्यूअरशिप है बहुत ज़्यादा है आपकी, मैं अवाम से भी कहूँगा कि इसमें सिर्फ हुकूमत का जिम्मेदारी नहीं, अवाम की भी उतनी जिम्मेदारी है हुकूमत का साथ देने के लिए। देखिए हुकूमत किससे बनती है? अवाम से बनती है। अवाम की सपोर्ट अगर किसी गवर्नमेंट को नहीं होगी तो वो कैसे करेगी? हुकूमत के पास जितनी मशीनरी वो सारी दूध फरोशों पे लगा देगी तो अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना? अदील साहब आपको गौर से देख रहे हैं, ये हुकूमत के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है, फैक्ट्स अवाम को जो है मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूं, किया जा रहा है। 2 से 2.5 करोड़ की अवाम का शहर है कराची। बिल्कुल, आप पूरे सूबे की नफरी भी अगर लगा दें तब भी 15 लोगों पे 1 सिपाही आएगा। सही बात है। कैसे मैनेज करेंगे? तो अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जिस चीज़ की कीमत बढ़े बगैर हुकूमती नोटिफिकेशन के, आप उसका बायकॉट करें। मैं देखता हूँ ना किस तरह वो अपनी कीमतों पे वापस नहीं आते। तो अवाम को भी थोड़ा सा, बजाय हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होती है, लोग शोर तो मचा रहे होते हैं, लेकिन लाइन में लग के टंकियां फिल करा रहे होते हैं। मजबूरी है, क्या करें? यही, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माशरे जो है अवाम की अवेयरनेस से माशरे ऊपर जाते हैं। हुकूमतों के ऊपर भी उस वक्त प्रेशर पड़ता है कि जब आवाम उनके बैक पे खड़ी होती है। मैं समझता हूँ इस इशू के ऊपर, दूध वाले इशू पे, हुकूमत का साथ देना चाहिए आवाम को कि जो मनमानी कर रहे हैं उनका बायकॉट करें और उसकी कीमत ऑटोमेटिकली, मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन से ज्यादा दूध रख नहीं सकते, तो जब इनको नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली सही कीमत पर फरोख्त करेंगे। ठीक है जी। स्टार भाई की बात से कितने इत्तेफाक करते हैं? देखिए इन्होंने 1-2 बातें की, उनको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखना चाहिए कराची को। हमने हमेशा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है कराची को, हालांकि बावजूद इसके कि ये एक हकीकत है कि कराची में हमें उस तरह का मैंडेट नहीं मिला कभी भी। जो लोग यहाँ से इलेक्ट होते रहे, जो लोग यहाँ से सिलेक्ट होते रहे, जो लोग यहाँ के ठेकेदार बने रहे, जो लोग इस शहर की नुमाइंदगी करने के लिए चाहे वो असम्बलियों में गए, वजारतों के मज़े लूटते रहे, आप उनका भी काम देखें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है पूरे सिंध को अक्रॉस दी बोर्ड, कराची भी हमारे लिए उसी तरह है, लाड़काना भी उसी तरह है, सखर भी, बाकी शहर भी, क्योंकि हमारा ये पूरा मुल्क पाकिस्तान हमारा है। तो हम अगर क्योंकि कराची पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी जाती है कि ज़ाहिर है ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ज़ाहिर है ये हमारा एक अक्कास है, ये नीचेरा है दुनिया में एक नुमाइंदगी। जितनी यहाँ तरक्की होगी लोग हमें आके कहेंगे जी आपने बहुत अच्छा काम किया, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत अच्छा काम भी किया। आप रोड देखें यहाँ कितने अच्छे हमने बनाए, हालांकि 55 करोड़ पे इनके जो है MNAs को पिछली दफा फंड रिलीज किया गया, वो कोई काम नहीं हुआ। पे आऊंगी तो अभी मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया था जहांगीर रोड, बकायदा हमारे नुमाइंदे वहाँ पे गए, उन्होंने दिखाया इतने बड़े बड़े वहाँ पे खड्डे। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, दूसरी जगह पे पानी जो है मतलब ऐसा लग रहा था कि तालाब बना हुआ है, आज भी 6 फुट का गड्ढा है वहाँ पे। जबकि मेरे प्रोग्राम के नेक्स्ट डे मुर्तजा वहाब साहब से मैंने अपने प्रोग्राम की तवज्जो से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुर्तजा वहाब साहब आपने अभी ये जो 4-5-6 दिन पहले जो रोड बनाया जहांगीर रोड, आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। नेक्स्ट डे मुर्तजा वहाब साहब वहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने बकायदा इस चीज को खुद देखा क्योंकि वो किस तरह से हाथ में लेकर उन्होंने देखा, मट्टी की तरह, मतलब वो रेत की तरह नीचे गिर रहा था। देखिए आपने कहा मुर्तजा वहाब साहब से आपने बात की, वो पहुंचे है ना,
ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये पीपल्स पार्टी का वर्कर ही कर सकता है ये काम। और नहीं, उन्होंने अच्छे कितने रोड के अच्छे फिर काम, एग्जाम्पल्स ना देना, मतलब अगर आप देखिए बोल रहे हैं कि अच्छे रोड्स बन मैं रहे हैं, आपको ये कह रहा हूँ अब वही बात आ कि ये जाती जो है, आप जैसे बात हमने कर रही कहा है कि ना, कमिश्नर ये एक कराची मिसाल check है। and मैं balance मेरी होनी अर्ज चाहिए। सुनो ये ना, जब आप लोग अगर बजट ये जो अप्रूव आप बात करते कर रही है हैं, ये एक मिसाल कॉन्ट्रैक्टर्स है। के ऊपर भी check and balance होना चाहिए। 99 जो अच्छे काम हुए हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही। मुर्तज़ा वाब साहब ने कितने पार्क ठीक करवाए, कितने रोड्स बनाए, कितने और काम किए, मतलब देखें वो आपको नजर नहीं आ रहा कोई एक काम उसमें। अगर ठेकेदार की कोताही है किसी की, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए, उन्होंने उसके खिलाफ यकीनन सर, एक्शन जो लिया होगा। अच्छाइयाँ होती हैं हम दिखाते हैं, वो नहीं, बताते हैं भी, हम उस देखें, पर कोई अप्रिशिएट इक्का करते दुक्का हैं। काम आप में मैं 99 की बात करें, अब 99 में से मुझे 9 बता दें, 90 छोड़ देंगे, अच्छे काम कौन से हुए हैं मैं बताता हूँ आपको। बताएं। ये आपका गुलशन अदीद वाला रोड, इसका क्या हाल था, ये किसने बनाया? ये यूनिवर्सिटी रोड आपका किसने बनाया? ये और जो रोड शहर के अंदर जो आपके इससे पहले मेयर बैठे हुए थे, बाकी जो लोग थे, उन्होंने क्या काम किया? उनसे आप सवाल नहीं करते। मुर्तज़ा वाब साहब जब से आए हैं, जब से उन्होंने चार्ज लिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची का, ये तो माइनर उन्होंने- प्रोजेक्ट्स है ना, एक जो सेकंड, मेजर एक प्रोजेक्ट्स सेकंड, है एक सेकंड, उनके मैं जो बताता हूँ। बड़े जितने हमारे बड़े पास प्रोजेक्ट्स देखें थे ना, वो मेरी कहाँ बात पर सुनो, बनाए? मतलब ये तो जितने- छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है, रोड की नहीं, मरम्मत छोटे- कर देना, छोटे रोड मोटे दोबारा नहीं से है, जो छोटे- कारपेटिंग करके वो देखें, बना देना, मतलब बड़े देखें, प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं बना रहे? अरे आवाम को आप- बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे आप हैं? क्या चाह रही हैं कि हम इसको न्यूयॉर्क बना दें? जितने वो महदूद दावे तो घबराहट आपके की चेहरे जिम्मेदारी में है ये, करते हैं, आप लोगों का काम है बनाना। मेरी यार हमें मैं चाहती टाइम हूँ भी तो न्यूयॉर्क से भी देना, कुछ अच्छा होना चाहिए हमें टाइम भी कराची। तो अच्छा, 15 साल से पीपल्स ज्यादा पार्टी कितना के टाइम एडमिनिस्ट्रेटर देंगे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो निचली सतह पे जो है बलदियाती हुकूमतें या नुमाइंदे उनके होते हैं, उन्होंने कर रहे होते हैं। आप उनसे सवाल करें ना, इससे आप पहले कौन बलदियाती मेयर था निजाम कराची? जब को मीडिया कैप्चर करके वो रखे वो हुए वो हुकूमत ने। कराची आप पूछे कौन कितने था? सवालात मैंने आप लोगों से किए, क्यों नहीं देखें, प्रोजेक्ट्स अब कंप्लीट हो अब रहे हैं, बता मेरे रहा हूँ, प्रोजेक्ट मेरा क्यों नहीं आ भाई रहे? जो है ना, खान थोड़ा साहब सा ने जो आने महदूद ख्वाब दिखाए वसाइल थे, के क्यों नहीं अंदर अब आपके लिए? मेरी अर्ज मतलब सुनो ना, सर ये बात महदूद नहीं है, अगर आप वसाइल लोगों के को लगता अंदर है कि जितना गवर्नमेंट सवाल करते हैं तो जितना गवर्नमेंट बेहतर दिन रात लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, एक सेकंड। किसी पार्टी ने भी तो नहीं बताना किया, जरूरी किसी है। पार्टी ने नहीं महदूद किया। वसाइल का मैं इन्होंने जिक्र मेरे कर रहा भाई ने कराची के लिए जो खान साहब ने वो जो अरबों रुपए कहाँ हैं, आप इनसे मैं बता रहा हूँ ना, सवाल मैं करें। तो 10 करते दफा हैं, बता चुका हूँ। कितनी दफा बता चुके 10 हैं, दफा कितनी बता दफा चुका हूँ, बता आपको चुके पता हैं? नहीं है, लेकिन अब ये महदूद वसाइल की बात करें ना, हमें बहुत तो हो आपके गया। टहरे में खड़ा अब करते हैं, सुन हम जवाब लीजिए ना, नहीं दे नहीं, रहे। नहीं, कितनी दफा आपको कटहरे में खड़ा किया हमने? आप मुझे बताया जवाब वो दिया। कहाँ गए वो? मैंने आपको आपने बताया मेयर कि कराची वसीम जितना अख्तर साहब भी- से पूछे, इतना पैसा आपने यहाँ कराची के नाम नहीं, पे, तो उसके बाद उनको तो MKM पूरे से 5 पूछे, साल आपने जमात इख्तियारी से। कोई नहीं दिया। क्यों? आज आपके इख्तियार इत्यादी नहीं भी हैं, था वो उनके फिर पास। वो ये कहते आज हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर MKM के के पास इख्तियारात है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं इख्तियार, हम्म। आप फिर वही बात करें ना, वाटर आप बोर्ड criticize उनके पास कर रहे था। हैं। नहीं था वाटर बोर्ड, KMC नहीं उनके था। पास था, उससे पहले नहीं सारा था। MKM के पास रहा है, नहीं किसके था पास MKM के रहा पास। है? ये जो पिछला किसके 5 पास? साल दौर बल्दियात का, उससे पहले कराची किसके को पास? सबसे ज्यादा बर्बाद उस 5 अरबों साल रुपए के फंड। बल्दियाती दौर ने किया। क्यों कि हम बार बार इस पे बात करते थे कि उनको तनख्वाहें तो दी जा रही हैं, मराद तो दी जा रही हैं, सब कुछ, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा। वो काम के लिए काम जब लेना किसका काम है? नहीं, देखिए वो कह रहे हैं हमें इख्तियार ही नहीं, हमें पैसा ही नहीं मिल, हमें जब सिर्फ पैसे कचरा उठाने उनको का मिल रहे हैं तो नहीं इख्तियार मिल क्या है, रहे वो ना, काम कराएं उन लोग। नहीं मिल रहे ना। किसने उनका हाथ पकड़ा हुआ था कि आप रोड ना बनाएं, आप अरे, पार्क ठीक ना करें? उनके पास इख्तियार ही नहीं था। ये क्या इख्तियार नहीं था? नहीं था रोड बनाने का इख्तियार, पैसे थे, इसलिए मैं इख्तियार आपको नहीं नहीं था। ना, पैसे उनको तनख्वाहों की मद में आप यूसी को दे रहे थे, और यहाँ पर पेट्रोल अलाउंसेस की सुनिए बारहा हो चुका है। मैं सिर्फ इनकी महदूद इख्तियारात पे बात करूँ, बार बार ये कह रहे हैं महदूद वसाइल, महदूद वसाइल। मैंने कहा महदूद अच्छा, वसाइल, महदूद ला वसाइल, महदूद ला महदूद वसाइल। मैं एक प्रोग्राम आपको कहता हूँ, इनके साथ मेरा रखवा दें। रखें। 3 सेशन असेंबली के मैं ले आऊंगा, 3 बजट के सेशन। जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हुई उसका 50% भी कहीं नहीं लगा, सही 3 साल। आप लेके इसका आ मतलब जाए, महदूद मैं वसाइल, प्रोग्राम मैं वही करने के कह रहा हूँ लिए ना, मैं तैयार हूँ आप आपके साथ। देखिए ना, ठीक है दिन जी, फिर वही सही बात है। है, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मैं तो फैक्ट्स पे फैक्ट्स बात पे कर कर रहा रहा हूँ। हूँ ना। आप नहीं, कह रहे हैं इंशाल्लाह next महदूद program में वसाइल, जरूर महदूद रखेंगे। वसाइल नहीं है, देखिए, वसाइल महदूद आपके पास वसाइल में बेतहा जितना है। बेहतर हम आज deliver कर कराची रहे हैं, नहीं किसी पार्टी डिलीवर ने, करे ना, किसी जमात ने, आज कराची को किसी हुकूमत पिछले ने नहीं किया। पिछले ये जो बल्दियाती दौर था और ये बारिशों के बाद से कराची का कोई एक रोड भी टूटा फूटा ऐसा मुझे बता दो जो ठीक हो। इस रोड पे जिससे हम आ रहे हैं, ये आप चले जाएं इकरा यूनिवर्सिटी और पूरा सत्यानाश हुआ हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये खड्डे ना पड़े हों। 700 रोड गुना अगर ज्यादा बारिशें होंगी, 700 गुना बारिशें, तो यार आप मुझे बताएं ना। नहीं, आप ये मुझे बताएं, बारिशें खत्म हुए कितना अर्सा हो गया? ना, मेरी बात सुने। उसके बाद आपने क्या किया भाई अभी उसके बाद? मैं आपको बताता हूँ ना, के, आप ये हमें कहते हैं कि हमने तो जितना आप कोई एक प्रोजेक्ट बता देना। किसका? अरबों रुपए के जो मैं आपको बताता हूँ, जो कराची के बता- 3 बड़े नाले किसने बनाए? ठीक है वफाकी जी, हुकूमत ने बनाए। ठीक है जी कौन सी सर, बात? मैं आपसे वो लास्ट NDA में मैंने क्वेश्चन किया। करूंगी। नहीं, 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 NDA मैंने नहीं बनाया। सर ब्रेकिंग न्यूज अभी आई है, पीटीआई की क़यादत के जो सीनियर रहनुमा है उनको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाने से रोक दिया गया है, और शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी और जो है पुलिस से वहाँ पे पीटीआई के रहनुमाओं की तल्ख कलामी भी हुई है। एजाज चौधरी साहब को, इन सबको अंदर जाने से रोक दिया गया है। असद उमर साहब जो है वो
وہ کمرہ عدالت میں پہنچ گئے, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی
देखिए बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें अलाउ नहीं है तो फिर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफाई आप चंद लोगों को रोकते हैं, और आपको याद होगा कि इससे पहले मरियम सफदर साहबा जब पेश हुई थी नैब में तो पूरा हमला नैब के दफ्तर पे कर दिया गया था। तो पीटीआई हमला तो नहीं करेगी, लेकिन वो पुरान एहतजाज ज़रूर करेगी कि अगर उनको समाअत सुनने का या ऑर्डर सुनने के लिए उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, अकॉर्डिंग टू लॉ हो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। जिस तरह से बताया जा रहा है वहाँ पे सूरत हाल के वहाँ पे जो आंसू शेल्स जो है वो भी वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं जो प्रोटेक्शन की होती हैं कि खुदा न खास्ता पीटीआई की जानिब से कोई आगे का कोई लायामल ना। देखिए ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जितने भी हैं इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, इनकी डेमोक्रेसी तो 25 मई को दुनिया ने देख ली थी कि कितने डेमोक्रेटिक हैं। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस गए और हमने किसी एक के ऊपर भी कोई एक शेल नहीं फेंका, ना किसी के ऊपर कोई मुकदमा कायम किया, बल्कि फैसिलिटेट किया और सबको आज़ादी से एंड तक इस्लामाबाद तक जाने का भी मौका दिया और एंड तक वहाँ पहुँचने का भी दिया। 25 मई को जो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें मैं किसी एक पार्टी को इसलिए नहीं जानता क्योंकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो जो भी फैसले होते हैं वो सबसे पहले एपीडीएम के इजलास में मंजूर होते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के कैबिनेट में होते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो चेहरा है जिस तरह वो मस्क कर रहे हैं, कल को इसको खुद इनको भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। आदिल साहब आखिर में क्या कहेंगे, जिस तरह के पीटीआई के रहनुमाओं की पुलिस के साथ तल कलामी, क्या ये रवैया सही है? ये रवैया गलत है इनका। देखे ना, इन्होंने खुद ये बात एडमिट की कि हमने इनके मार्च को जाने दिया। भाई पुरअमन मार्च था ना, हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हमने मार्च किया। अब आके हम यहाँ K21 के ऑफिस में बैठे हुए हैं, 500 बंदा आ जाए जथा यहाँ हमला कर दे, या देखे ना इनके जो सदर साहब बैठे हुए हैं वो इश्तिहारी हैं। इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो खुद इश्तिहारी थे ना। K21 के ऑफिस के बाहर आके मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आपके पास अल्टीमेटली हुकूमत के पास और क्या रास्ता के मुंह से ये कहने वाले बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप ये गलत बात इसलिए कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? रियासत का काम है। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देना किसका काम है? आप जाकर उस पे अगर हमला करेंगे तो वो शेल ने हमला किया नहीं, आपने कहा शेल मंगवा लिए हैं, शेल चले तो नहीं है ना, गैस चली तो नहीं है ना, वो गवर्नमेंट ने मंगाया ना। अगर आप इस तरह के जथे 200-400 बंदा जाके हमला करेगा, पुलिस के साथ बदतमीजी करेगा, या पार्लियामेंट हाउस या कानून आपके सामने ही है ना। वो जिस तरह से पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो पीटीआई के रहनुमा एमएनएस एमपीएस कूद के चले गए, कब गए सर? पूरे सोशल मीडिया पे था सर। आलम दीन को इन्होंने पगड़ियां उछाली, घसीट के बाहर निकाल के लेकर जो अवामी तहरीक के लोग थे वो गए थे। पीटीआई का कोई वर्क सर आपकी हुकूमत में पुलिस अंदर से क्या हुआ? पार्लियामेंट हाउस में जो घुसी थी पुलिस, वो आपकी गवर्नमेंट थी, आपने भी पंजाब में किया। नहीं, पंजाब में मौलाना फजल मान साहब के जो एमएनएस को आपने अंदर से घसीट के उनकी पगड़ियों को उछाला है वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से। अच्छा, पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट में बहुत पार्लियामेंट क्या होता है? आज आप कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए। अच्छा, अगर आप डेमोक्रेट हैं तो सिंध हाउस में जो इंसानों की मंडी आपने लगाई थी वो क्या जमहूरियत का नहीं? तो अब जब बात मुझे ऐसी मिसाल पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह ज़दो-कोब किया, उनकी फैमिलियों को आपने किया। ठीक है जी, ठीक है इसरार साहब, ठीक है इसरार साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आदिल फारूकी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान अदा सबको इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।